मैं आपको एक सलाह देता हूँ। अभी अभी एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म आई है चंदू चैंपियन। आज हम ये आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगी। आर्टिकल है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नीति और नियम जापान से सीखे भारत। देखो क्या सीखते हैं हम। साल 1991 में भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसियों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक संबंध बनाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति बनाई थी, जो पश्चिम पर निर्भरता संबंधी पुरानी सोच से अलग थी। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई वाले इस दौर में ये विचार कर रहा है कि इस ताकतवर नई तकनीक को उसे कैसे बढ़ावा देना चाहिए और किस तरह इससे जुड़े नियम बनाने चाहिए, क्योंकि एआई हमारे उद्योग, समाज और भू राजनीति को नया रूप दे सकती है। निसंदेह एआई से बड़े आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने की उम्मीद है, पर कॉपीराइट, मानवाधिकार हनन, निजता व निष्पक्षता से जुड़ी आशंकाएं भी कायम हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि एआई को नियमों के अधीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा मानना है भारत को पूर्व की ओर देखना चाहिए और जापान से सीखना चाहिए, जो ऐसे नियम बना रहा है जिसमें नवाचार का माहौल बनाने के साथ साथ सुरक्षित एआई के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। उसकी नज़र में एआई ऐसी प्रेरक चीज़ है जो नवाचार और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में दशकों से आए ठहराव को दूर कर सकती है। 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हम भी एआई से इसी तरह मदद ले सकते हैं। दरअसल जापान ने 2023 के G7 शिखर सम्मेलन का फ़ायदा उठाया, जिसमें हिरोशिमा एआई सिस्टम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन को बढ़ावा देने वाला फ्रेमवर्क द्वारा एआई को विनियमित करने के लिए प्रावधान बनाने पर जोर दिया गया। इसमें 2 दृष्टिकोण सामने आए। पहला, यूरोपीय संघ या चीन के नियमों की तरह सख्त कानून बनाया जाए, और दूसरा, पारंपरिक सिद्धांतों और निगरानी को दरकिनार करके अपेक्षाकृत नरम कानून बनाना। जापान ने दूसरा नज़रिया चुना। स्टेलेनबोश यूनिवर्सिटी की इंगे ओडेनडाल ने अपने शोध पत्र में उसके प्रयासों के बारे में बताया है। इनमें पहला है सरकार का सुविधा प्रदाता के रूप में काम करना। जापान की सरकार नवाचार से जुड़े प्रयासों को अपनी मुट्ठी में कैद करने के बजाय उसके लिए सुविधा मुहैया कराने वाली संस्था बनना पसंद करती है। वह निजी क्षेत्र को अगुवा मानती है और अपने विभागों को उनकी मदद के लिए सक्रिय रहने को कहती है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी सरकार को निजी क्षेत्र को केंद्र में रखना चाहिए और तमाम मंत्रालयों के जरिए सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा है वित्त पोषण और निवेश पर ध्यान। जापान ने जेनरेटिव एआई, घरेलू डाटा सेंटर और स्थानीय चिप उत्पादन के लिए एक बड़ा कोष बनाया है। इससे तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी में प्रोत्साहन व सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारत में भी इसी तरह का
कोष है जो इंडिया एआई योजना के तहत बना है, मगर अंतर यही है कि इसका उपयोग प्रसंस्करण इकाइयों की खरीद में अधिक हो रहा है, न कि जापान की तरह नवाचार में। तीसरा है सरकार, अकादमिक और उद्योग में सामंजस्य। एआई जापान R&D नेटवर्क देश के तमाम विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, निजी क्षेत्र व वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर एआई शोध व कंपनियों से जुड़ी नीतियों की सिफारिश करता है। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। मजबूत निजी क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक तकनीक में हमारा खास दखल है। चौथा है घरेलू क्षमता का निर्माण। जापान अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बनाने की सोच रहा है। भारत में भी ऐसे कई मॉडल बन रहे हैं और उनको सरकारी मदद से लाभ होगा। आधार UPI जैसे कदमों से पता चलता है कि आम लोगों को केंद्र में रखकर हम तकनीक विकसित कर सकते हैं। इसी तरह जेनरेटिव AI को आम जनजीवन में उतारा जा सकता है। और पांचवा है दार्शनिक नज़रिया। निजता और डाटा उपयोग जैसी बुनियादी मसलों पर पूर्व और पश्चिम की सोच अलग है। पश्चिमी देशों के लिए जहां निजता का अर्थ है अकेले रहने का अधिकार, वहीं पूर्व में इसका मतलब है सामूहिक व सामाजिक निजता। ऐसे में हमें AI नियमन को लेकर उचित ही जापान की ओर देखना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति मिलती है और जो नवाचार व नियमन को लेकर संतुलित नज़रिया भी रखता है। ये लेखक के अपने विचार हैं। जसप्रीत बिंद्रा ने लिखा है। ये हैं जसप्रीत बिंद्रा, तकनीक विशेषज्ञ, और इन्होंने ये जोर दिया है कुछ शब्दों पे। जापान का नज़रिया AI का संतुलित विकास करना है, जो हमारे सामाजिक ताने बाने के हिसाब से भी मुफीद हो सकता है। इसका जो शीर्षक था कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नीति और नियम, जापान से सीखे भारत।